दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हेलो, आदाब, नमस्कार। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। दोस्तों, आज बात करते हैं चाइना की। वही धोखेबाज चाइना जिसने नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमा लिया है, जिसके बाद नेपाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। नौजवान, युवा और युवतियां सड़कों पर आ गए हैं। काठमांडू यानी कि जो राजधानी है नेपाल की, राजधानी काठमांडू में रैलियां निकल रही हैं, जिसमें चाइना गो बैक के नारे दिए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चाइना हमारी हड़पी हुई, मतलब कब्जा की हुई जमीन हमें वापस लौटाए। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि चाइना ने यानी चीन ने नेपाल में 10 से 12 इमारतों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये सब जब हुआ था, जब पिछले 1 साल पहले चाइना ने भारत में कोशिश की थी घुसने की। इसलिए 15 जून को जब दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी, उसके फौरन बाद ही, गलवान वैली के कुछ टाइम बाद ही चीन ने नेपाल में कब्जा जमा लिया था। उस टाइम नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, वो केपी शर्मा ओली थे, जिनके रिश्ते चीन से क्लोज रहे हैं। समझा जाता था कि ओली ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने ज्यादा तौर पे फायदे के लिए चाइना से हाथ मिलाने की कोशिश की, उनके करीब आने की कोशिश करी, और उसके बाद चाइना ने ये हड़प ली। लेकिन उसके बाद वहां पर इलेक्शन हुए, प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। अब वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, शेर बहादुर, उन्होंने देखना शुरू कर दिया है, जांच कराई इस मामले में, और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और कहा है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जैसे यहाँ चाइना की नीयत पे शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी धोखेबाजी और उसकी विस्तारवादी नीति से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। पिछले साल भी और हमेशा से वो करता आया है और करना चाहता है कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों पे ना कब्जा जमाने की कोशिश, जिसमें उसने भारत जैसे इतने बड़े देश को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भारत के जो राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, वहां पर उसकी हमेशा से ही नजर है और वो कहता है कि ये हमारा है। दरअसल वो तिब्बत पर अपना हक जताता है, और अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना तिब्बत का दक्षिणी इलाका मानता है, और वो कहता है कि ये भारत का नहीं है बल्कि हमारा है और तिब्बत का है, जिसके बदौलत उसने LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसने की कोशिश की, उस पर कंट्रोल की कोशिश की, और पिछले साल झड़पें हुई, जिसमें हमारे 20 जवानों को शहादत देनी पड़ी, शहीद हो गए। यहाँ आपको दोस्तों बता दें कि पिछले कई वर्षों से दोनों के दरमियान, चीन के और भारत के दरमियान गोलीबारी की इस टाइप की सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई थी, लेकिन पिछले साल वो भी हो गया। दशकों बाद दोनों देशों के बीच में गोलीबारी हुई और हमारे जवान शहीद हुए, क्योंकि वही चाइना की घुसने की कोशिश और कब्जा जमाने की। दरअसल अब तो वो पड़ोसी देश या एशिया में भी नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। सुपर पावर, सुप्रीम पावर अमेरिका को पीछे छोड़ कब्जा जमाना चाहता है, और इसी के बल पर वो आगे आने की कोशिश करता है और चाहता है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अपना कब्जा जमा लूँ। जैसे उसने हमारे साथ गलवान वैली में किया, LAC पर किया और पैंगोंग झील पे किया। उसके बाद बता दें कि चाइना जो है अब ब्रह्मपुत्र जो नदी है हमारी, जो चाइना से निकलती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम में एंटर करती है, उसके बाद बांग्लादेश में भी जाती है और वहां से वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वहां पर भी चाइना अब बांध बनाने की कोशिश कर रहा है, एक डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, हमें भी देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि दरअसल चाइना की मंशा है कि वो डैम या बांध बनाए, और हो सकता है आगे आने वक्त में, अगर मैं कहूँ कि खुदा न खास्ता दोनों देशों के बीच युद्ध हो, तो वहाँ वो अपने डैम के पानी को खोल दे, जिससे हमें गंभीर नुकसानात हो सकते हैं। हो सकता है उसकी जो फ्यूचर प्लानिंग है, जो भविष्य की नीति है, जो कूटनीति है, उसका यह हिस्सा हो। भारत इसका हालांकि विरोध करता आया है, कर रहा है, लेकिन चाइना नहीं मानने को तैयार। इसके अलावा उसने एक्सप्रेस वे का निर्माण भी किया है LAC पर, इसको भी कभी भारत विरोध करता आ रहा है, लेकिन चाइना वही अपनी उसकी हठ धर्मिता उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये हो जाता है
कि चाइना तो अपनी हठधर्मिता कर ही रहा है, लेकिन आपने जैसे देखा होगा, अब उसने नेपाल में कोशिश करी, बल्कि हड़प भी ली, जमीन कब्जा ली, वहां का नौजवान सड़कों पे आ गया। क्या आपने ये जज्बा जुनून कभी भारत के नौजवान में देखा है? यहाँ का नौजवान कभी इस विरोध में कि चाइना ऐसे कर हमारे ऊपर क्या कर रहा है, कभी सड़कों पे वो, जबकि भारत तो नेपाल से कहीं ज्यादा बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है, नेपाल तो बहुत ही एक छोटा देश होते हुए भी वहाँ के नौजवान सड़कों पे आ गए, राजधानी में रैलियां निकल रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन भारत में वो चीज नहीं दिखाई दी। जबकि पिछला 1 साल हो गया और अभी भी हालात, मैं आपको बता दूं, अभी भी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। भारत की जो सेना है वो 50 से 60 हमारे सैनिक वहाँ पे हाई अलर्ट पर हैं, -40 डिग्री के टेम्परेचर पर। हालात अच्छे नहीं है, सुधरे नहीं है, बिल्कुल उन्हें अलर्ट कर दिया गया है और वो वहाँ पे मुस्तैदी के साथ हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं कि कब दुश्मन देश कब्जा आए। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं हमारे नौजवान में वो बात नहीं है। हमने अभी तक 1 साल में अपने नौजवान को नहीं देखा आते हुए। हमने जहाँ तक देखा है, बस ऐप हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिए, केंद्र सरकार ने हमारी बैन कर दिए और नौजवान का गुस्सा भी इसी से बस शांत हो गया। तो उससे यह सवाल उठता है, क्या हमारे नौजवान का जो खून खौलता है, जो विरोध की आग लगती है, वो सिर्फ कम्युनल मुद्दे जो होते हैं, सांप्रदायिक मुद्दे, और ये जो हमारी रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देती है जिस तरीके से सरकारें, उन्हीं मुद्दों पर उसका खून खौलता है और वो विरोध का एहतजाज करता है, विरोध करता है उन चीज़ों का, कि चाइना वाले मुद्दे पर हमारे नौजवान का खून नहीं खौलता। आपने देखा होगा कि मीडिया चैनल्स पे भी अगर पाकिस्तान की बात आती है तो मुंह तोड़ जवाब और ईंट का जवाब पत्थर से, और स्ट्राइक करो और ये करो। लेकिन अगर चाइना की बात आती है, हमारे सैनिक अगर मरते हैं, शहीद होते हैं, मरना भी नहीं कहना चाहिए, जब शहादत को प्राप्त होते हैं, शहीद होते हैं, तो उनके घर जाकर या उनके घर वालों से नहीं मिला जाता। लेकिन अगर बात पाकिस्तान की आती है तो वहाँ पे एक एक सैनिक के घर वाले को दिखाया जाता है, उन्हें रोता बिलखता बच्चों को। लेकिन हमारे पिछले साल जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके साथ इतना नहीं दिखाया जाता उन्हें। आखिर ये डिफरेंसेस क्यों है, ये अंतर क्यों क्रिएट किया जाता है? क्या चीन के आगे जो सैनिक मरता है वो अलग है और जो पाकिस्तान के आगे शहीद होता है वो अलग है? किस तरीके से हम सब लोगों को समझना होगा कि ये मीडिया जो है वो सत्ताधारी ताकतों के कंट्रोल में है और वो उसी की जबान को बोलता है, और हमारा नौजवान बस अगर ऐप बैन कर दिया और इसी से खुश हो जाता है, उसे तसल्ली मिल जाती है कि हमने बदला ले लिया। सिर्फ हमारा गुस्सा, हमारा एहतजाज सिर्फ ऐप बैन करने तक ही सीमित रह सकता है, वहीं तक सीमित है। हमारा नौजवान पिछले 1 साल में एक बार भी सड़कों पर नहीं आया, उसने कोई नारेबाजी नहीं की। कम से कम हमें नेपाल जैसे छोटे देश से, छोटे मुल्क से सीख लेने की कुछ ज़रूरत है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम सीना चौड़ा करके और 56 इंच और 36 इंच छाती के साथ आगे आते हैं, लेकिन जब चाइना की बात आती है तो हम ऐप बैन करके महदूद रह जाते हैं, जबकि हालात अभी भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और चाइना की ज़ात से कोई उम्मीद भी नहीं है कि कब वो क्या कर दे। लेकिन हम लोग हैं, हमारा नौजवान है कि वो सिर्फ जो सत्ता को जो सूट करती है, जो पॉलिटिक्स उन्हें, जो कम्युनलाइजेशन उन्हें सूट करता है, जो एक्सट्रीमिस्ट ताकतों को जो सूट करता है, जो रेडिकलाइजेशन सूट करता है कि अगर कोई मुस्लिम अगर सब्जी बेचता है तो उसको मार देंगे, या फिर कोई गाय के नाम पर और के गलत लोगों को, वहाँ हमारा नौजवान आता है और वो भिड़ जाता है और आपस में ही लड़के। तो आपको लगता है कि आपस में लड़के हम कभी किसी दुश्मन मुल्क का सामना कर पाएंगे? जब तक हमारे अंदर आपस में ही यूनिटी नहीं होगी, आपसी एकता ही नहीं होगी। हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, हमारी उसी से प्यास बुझती है, उसी से भूख मिटती है और उसी पे हमारा खून खौलता है, क्योंकि हमारी सत्ताधारी ताकतों ने, हमारी मीडिया ने, हमारी गोदी चापलूस और दलाल मीडिया ने हमारे अंदर इतनी नफरतें पैदा कर दी हैं कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। जो वो कहेगी, जैसा वो दिखाएंगे, वो हमारे दिमाग पे जाता है और वही असर करता है। बाकी हकीकत से, हम बुनियादी मुद्दों से हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम परेशान हैं, हम भूखे हैं, हमारी महंगाई है, आप देख सकते हैं, गुर्बत हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है,
लेकिन हम उन्हें मुद्दों से कुछ नहीं लेना देना। किसानों के मुद्दे की बात आती है तो हमें खालिस्तानी नजर आ जाते हैं उसमें। तो हम वही जो हमारी ताकतें, सत्ताधारी ताकतें हमें दिखाने की कोशिश करती हैं, हमारा नौजवान सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना चाहता है। अगर विपक्ष कहता है, अगर राहुल गांधी कहते हैं, जो कांग्रेस है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी यही है देश की, अगर उसका एक अध्यक्ष कहता है, उसका प्रेसिडेंट कहता है कि भाई सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं, तो हम कह देते हैं अरे ये तो पप्पू है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो, और बल्कि कोशिश करते हैं ये तो चाइना का सपोर्टर है। ऐसे में अगर कोई आपको हकीकत से वाबस्ता करा रहा है, रूबरू करा रहा है, तो वो आपका विरोधी नहीं हो सकता, बल्कि वो आपका हितैषी कहलाएगा। करना जरूरी है। आखिर गवर्नमेंट क्यों नहीं बताती है कि चाइना के मसले पर अगर पूछा जाता है तो वो सही से बात करने के लिए नहीं तैयार कि हकीकत क्या है, क्योंकि उन्हें लगता है जो हमारी अंदरूनी राजनीति है, जो हमारी वोट बैंक है, उस पर इस चीज का असर पड़ेगा। इसलिए बताने की और ये कह के कि ये तो देश हित का मामला है और देश का मामला है, इसे दूर रखा जाए, और हमें बताया ही नहीं जाता। और हमें सीख लेने, कैसे हमारा युवा फिर सीख लेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे वो प्रदर्शन करेगा? वो सिर्फ ऐप बैन करने से ही खुश हो जाएगा। अभी 1 साल हो गया है, लेकिन अभी भी बिल्कुल स्थिति नॉर्मल नहीं है। लेकिन हम हैं कि कोई परवाह ही नहीं है, बस 2-4 मीठी मीठी कुछ बातें बता दी जाती हैं और सेटिस्फैक्शन हमारे नौजवान में हो जाता है, और हमारे नौजवान का खून तो सिर्फ पाकिस्तान पर खौलता है, या हर एक कम्युनल मुद्दे पर, सांप्रदायिक मुद्दे पर हमारे नौजवान का खून खौलता है। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं, या फिर जो हमारा विरोधी ताकत है, या फिर विरोधी देश है, दुश्मन देश है, उन मुद्दे पर हमारा खून नहीं खौलेगा। अगर देश की बात आएगी तो हमारा खून सिर्फ पाकिस्तान पर खौलेगा, चीन पे नहीं खौलेगा। अगर हमारे फौजी शहीद होते हैं, हमारे नौजवान शहीद होते हैं, सैनिक शहीद होते हैं, तो वो भी जब पाकिस्तान पर होते हैं तो कुछ और हमारे अंदर जोश होता है, कुछ गुस्सा जो होता है वो अलग होता है, बदला लेने का जो जोश, जो जुनून है वो सर पे सवार। लेकिन बात अगर चाइना की आती है तो हम बदल जाते हैं। इतना डबल स्टैंडर्ड, इतना डबल स्टैंडर्ड तो भी देश के सैनिकों के लिए। अगर कोई आपको सजग, सतर्क और सावधान दिखाने की बात करता है तो आप उसे पप्पू कह देंगे, आप उसे देश विरोधी कह देंगे। ये मेरे देश की स्थिति हो गई है। वेरी अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण यही है। अभी भी सीख ले कि नेपाल जैसा छोटा देश कैसे, वहाँ पर सत्ता बदलते ही प्राइम मिनिस्टर आगे आए हैं, जांच के आदेश दे दिए हैं, और नौजवान अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ज़रूरत है कि हम भी कुछ नेपाल से सीखें, और हम भी धोखेबाज और विस्तारवाद और विश्वासघाती धोखेबाज चाइना के लिए कुछ करें, कुछ विरोध, कुछ एहतजाज जताएं। कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए कि चाइना कैसी है, उसकी नीयत, उस पर प्रेशर डालने की। और सरकार से भी मैं आग्रह करती हूँ कि सरकार भी जो हकीकत है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, उसके बारे में बताए, ना कि अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स के लिए कि उस पर क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान। बल्कि ये देश का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, ये उससे बहुत ऊंची बात है, बहुत आगे की चीज़ है कि वोट बैंक से। और हमें भी सोचना है कि हमें आपस में इत्तेफाक से रहना है, तभी हम विरोधी का मुकाबला कर पाएंगे। वरना आपस में लड़के तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी कोई जंग नहीं जीता है, कभी कोई नहीं जीत पाया है। आपस में लड़के मर के कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमें अपनी जंग आपस में इत्तेफाक पैदा, यूनिटी, एकता पैदा करके, तभी हम दुश्मन देश को हरा पाएंगे। अगर हमारा खून एक दूसरे के खून के प्यासे आपस में ही हो जाएंगे तो कैसे हम किसी दूसरे का मुकाबला कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ मेरा बताने का मकसद यही था जो मैंने बताया कि नेपाल से सीख लें, चाइना से कभी उम्मीद ना लगाएं, उसकी जो उससे किसी अच्छे की उम्मीद ना रखें। वो किस तरीके से धोखेबाज है, उसका हमेशा स्ट्रेटजी आगे बढ़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक। तो आपस में यूनिटी कायम करें, एकता कायम करें, इत्तेफाक पैदा करें और एक हो, मिलकर मुकाबला करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप मेरी बातों से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
Please do like and share of our video and the channel subscribe. फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।